मीट के ऑल्टरनेटिव्स बहुत आ गए हैं। एक तो ये प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स हैं जो बिल्कुल मीट जैसे दिखते हैं और टेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि चिकन, बीफ, मटन, ये सब के प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं जो बिल्कुल मीट जैसे होते हैं और प्राइस में एक्चुअली कम होते हैं। रेडी टू ईट भी होते हैं, टू बी कुक्ड भी होते हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हो गई। पिछले 5 साल में मैंने इतनी कंपनीज़, कम से कम पहले तो एक आधा कंपनी का ही हमने नाम सुना था, कभी विदेश से मंगाया करती थी। कोई लंदन जाता तो हम कहते थे कि अरे वो प्लांट बेस्ड एग ले आना ज़रा। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्लांट बेस्ड एग की 4 वैरायटीज़ हैं मार्केट में। तो अंडा, अगर मुझे अंडे की भुजिया खानी है तो मैं तो प्लांट बेस्ड एग खा सकती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ प्लांट बेस्ड में तो आ गई हैं। और अब वी आर टेकिंग इट 1 नॉच हायर। अब हम सेल बेस्ड मीट बना रहे हैं जो एक्चुअली बिल्कुल मांस होगा लेकिन जानवर से निकला हुआ नहीं होगा। उम्मीद यही है कि ये जो आप प्लांट बेस्ड मीट और बाकी विकल्प कह रही हैं ये सफल रहें, और काश ऐसा हो सके कि इनके कारण आदमी का और जानवरों का जो संबंध है वो बदल सके। लेकिन अगर मैं आदमी के मन को देखूं तो मुझे आशंका है कि ऐसा होने नहीं वाला। क्योंकि देखिए, बात ये नहीं है कि उस व्यक्ति को खाना था तो उसको मुर्गी का मांस मिल गया तो उसने खा लिया, उसे कुछ और मिलेगा तो वो खा लेगा। जो मुर्गी का मांस खा रहा है, आपने खुद ही कहा कि जानता तो वो है ही, बस उस विचार को वो अलग कर देता है क्योंकि वो इनकन्वीनियंट है। तो रहना इस पृथ्वी पर इंसान को और जानवरों को है ही। अगर उसका मन नहीं बदला है तो वो हर तरीके से कंजम्पशन करना चाहेगा, और कंजम्पशन की उस प्रक्रिया में वो जानवरों को और जंगलों को किसी भी तरह छोड़ने वाला है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वो काट के खाना कम कर दे क्योंकि उसको लैब मीट मिलने लगा है। कोई बात नहीं, लैब मीट मिल रहा है, ज़िंदगी और आसान हो गई है, तो और बच्चे पैदा करते हैं, तो और जंगल काटते हैं, और जंगल काटते हैं तो जानवर अपने आप ही मर जाएंगे। पहले स्लॉटर हाउस में मरा करते थे, अब वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से मर जाएंगे। तो एक और तो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरी कामना यही है कि हम जो लीगल और टेक्निकल रूट ले रहे हैं वो सफल रहे, कि हम रेगुलेशन ले आते हैं जिससे कि लोग डर के मारे, कानून के डर के मारे जानवरों पर अत्याचार न करें, और हम टेक्नोलॉजी ले आते हैं जिससे कि लोगों को मांस के विकल्प उपलब्ध हो जाएं और वो अत्याचार न करें। और इससे निश्चित रूप से हमें कुछ सफलता मिलेगी भी। लेकिन जो मूल वजह है, अगर वो वजह है आदमी के मन में हिंसा का बढ़ना, तो हिंसा क्यों बढ़ रही है उसके मूल कारणों पर जाए बिना अगर हम दूसरे तरह के प्रयास करेंगे, लीगल, टेक्निकल इत्यादि इत्यादि, तो मुझे डर है कि हमें बहुत सफलता मिलेगी नहीं। और अगर सफलता मिल भी गई तो उस सफलता को ख़त्म करने के, न्यूट्रलाइज करने के इंसान नए नए तरीके खोज लेगा। अब जैसे एनिमल वेलफेयर की जो बात की, पश्चिम में एनिमल वेलफेयर भरपूर है। वहाँ पे आप किसी पशु पे ज़रा सी क्रूरता कर दें सड़क पर तो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। इसी तरीके से जो उनके स्लॉटर हाउसेज हैं वो वेल रेगुलेटेड हैं, ये सब है। लेकिन नॉट ऑल, इवन इन यूएस, कैलिफोर्निया वगैरह में भारत से ज़्यादा, मैं भारत की तुलना में कह रहा हूँ, भारत में तो टोटल अराजकता। हाँ, तो भारत से बेहतर है हालत। लेकिन जानवरों पर अगर हम कुल क्रूरता देखें कि पृथ्वी के जानवर हैं और उन पर एक भारतीय कितनी क्रूरता करता है और एक अमेरिकी कितनी क्रूरता करता है, तो अमेरिकन वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट होने के बावजूद जानवरों पर शायद 10 गुनी ज़्यादा क्रूरता करता है एक औसत भारतीय की अपेक्षा। तो रेगुलेशन निश्चित रूप से ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक चिड़िया पिंजड़े में बंद है। अगर हम रेगुलेशन के माध्यम से कुछ ऐसा कर सकें कि उसको थोड़ी जगह मिल जाए, थोड़े पंख फैला सके, वो तो बहुत अच्छी बात होगी। और आप जब बोल रही थी मैं कल्पना कर रहा था, मुझे सुनने में ही राहत महसूस हो रही थी कि अगर वैसी एक चिड़िया, मैं ही वो चिड़िया बन गया उतनी देर के लिए कि मैं
मैं मुड़ नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता, और मुझे आकर के कोई दयालु आदमी थोड़ी जगह दे दे तो मैं कितना उपकार मानूंगा। तो हाँ, तो बहुत कितनी अच्छी बात कर दी। तो ये निश्चित रूप से एक प्यारी बात है, आवश्यक बात है, होनी चाहिए। लेकिन मैं दोहरा के कहूँगा, आशंका मुझे ये है कि इंसान का मन जिस दिशा में जा रहा है और उसके ऊपर जो प्रभाव काम कर रहे हैं, अगर उनको मूल रूप से संबोधित नहीं किया गया, अगर उनकी जड़ को ही ठीक नहीं किया गया, तो हम हिंसक होने के नए नए तरीके ईजाद कर लेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं जिस दृष्टिकोण से देखती हूँ कि ये बेचारे जानवर अपने आप तो नहीं बढ़ते हैं तादाद में। आज के डेट में हम जो 100 बिलियन जानवरों को साल में काटते हैं, ये अपने आप नहीं पैदा होते, ये सब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा होते हैं। चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो भैंस हो, गाय हो, कुछ हो। तो अगर हम इनको इनके मांस को सब्स्टिट्यूट कर सकें किसी और से, तो ना ये पैदा होंगे ना इनकी क्रूरता होगी। अब पहले मुझे याद है सन 2000 में सोया मिल्क जो हम कभी कभी यूज़ करते थे, वो किन्हीं किंचित दुकानों में मिलता था, कोई बड़ी बड़ी दुकानों में, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में एक ही कंपनी का आता था, गोदरेज का, और किसी का आता नहीं था। और कोकोनट मिल्क का काम था सिर्फ खाने में डालने का, कोई पीने के काम में नहीं लाता था। अब हम देखते हैं इतनी वैरायटीज़ हैं और मेरे घर के बगल की परचून की दुकान में मिलता है। इसका कंजम्पशन कितना बढ़ा है और इसने कितना रिप्लेस किया, और कितना ये बड़ी बड़ी दूध की कंपनीज घबराई हुई हैं, जो अब वो भाग भाग के कोर्ट जा रही हैं इन छोटी छोटी स्टार्टअप जो है वो कोकोनट मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क को चैलेंज करने के लिए कि तुम कहाँ से आ गए। तो ज़रूर कुछ तो हम ठीक कर रहे होंगे जो दूसरों को इतना विचलित कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें, जिसे डेविल्स एडवोकेट कहते हैं, मैं उसको करूँगा, और इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये काम आगे बढ़े और ये इरादा सफल हो। देखिए, अगर हम कुल खपत पशु दूध की देखें तो वो सोया मिल्क के आगमन के बाद से कहीं ज़्यादा बढ़ी ही होगी। मेरे पास आंकड़े नहीं है और आंकड़े मुझे लगता है हमें देखने चाहिए, पर जैसे हम 2016 को अगर एक कट ऑफ ईयर लें कि उसके बाद से हमें आंकड़े देखने हैं, तो सोया मिल्क आ गया हमारे पास कोकोनट मिल्क आ गया, हमारे पास आलमंड मिल्क आ गया। इनके आने के बाद से क्या पशु के दूध की खपत कम हुई है? एक फिनोमिना होता है इकोनॉमिक्स में जिसमें किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के आने से उस प्रोडक्ट की अपनी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट के आने से उस प्रोडक्ट की अपनी डिमांड और ज़्यादा सीमेंटेड हो जाती है। तो वो बहुत जल्दी एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, वो 90-10 तरह का इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसमें वो जो 10% है उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट या उस कंपनी का कॉम्पिटिटर, इकोनॉमिक्स में कंपनी कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट या उस कंपनी का कॉम्पिटिटर आ गया है, उसने एक्चुअली ये काम करा है कि उस 90% को और ज़्यादा मजबूत रीइंफोर्स्ड कर दिया है। और इन दोनों ने मिलकर के, अब इनके दोनों की जो आपस में घर्षण है, जो टसल है, उसने ये काम करा है कि उसने मार्केट साइज़ को ही एक्सपेंड कर दिया है, जो ओवरऑल जिसे कहते हैं साइज़ ऑफ द पाई, उसको ही बढ़ा दिया है। तो ऐसे हो रहा, तो पहले समझिए कि 100 यूनिट्स का मार्केट था और वो 100 के 100 यूनिट मोनोपोलाइज थे दूध के द्वारा। अब ये जो दूध के सब्स्टिट्यूट्स आए, उन्होंने क्या करा कि ये बात तो कभी चैलेंज करी ही नहीं कि दूध तुम्हें चाहिए ही क्यों। उन्होंने आकर के इस धारणा को और रीइंफोर्स कर दिया कि भाई दूध तो चाहिए ही होता है, तुम एक काम करो, तुम जानवर के दूध की जगह ना तुम कोकोनट का दूध ले लो, बराबर का सफ़ेद है, स्वाद भी वैसे ही देता है, सब कुछ है। तो उसने इस चीज़ को कभी चैलेंज नहीं किया कि तुम्हें उस दूध की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बस एक उसका अल्टरनेटिव डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि पहले 100 यूनिट्स की मार्केट थी और 100 यूनिट उसमें पशु का ही दूध उसको मोनोपोलाइज करे हुए था। फिर जो मार्केट हो गई वो 150 यूनिट की हो गई और उस 150 यूनिट में से 15 यूनिट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स की हो गई।
अब उसमें मिल्क कितना हो गया? 135। तो मिल्क कम नहीं हुआ, मिल्क 100 से बढ़ के बल्कि 135 हो गया। क्यों? क्योंकि जो मूल टेंडेंसी है इंसान की कि मैं कुछ ऐसा खाऊं पीऊं जिसमें एक राजसिक भाव आए, अब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। जैसे आपने कहा ना कि वो आपने प्लांट मीट भी खाया तो आप उसको खा नहीं पाई क्योंकि वो बिल्कुल जानवर के मांस जैसा था। अब किसी को वो जानवर का मांस अगर चाहिए ही चाहिए और उसको हड्डी से मांस नोचने में ही एक पाशविक मज़ा, एक परवर्स प्लेजर आता है कि देखो कितना मज़ा आता है जब मैं हड्डी से ऐसे मांस नोचता हूँ। और हमारे भीतर ना एक ऐसा राक्षस बैठा होता है जिसको इस चीज़ में, हाँ, जिसको इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। तो उस राक्षस को तो हमने कहीं चैलेंज ही नहीं करा, वो राक्षस तो बैठा ही हुआ है। हमने उसको क्या कह दिया कि ले भाई, ये जो है लैब ग्रोन है या प्लांट मीट है, इसको तुम ले लो। वो राक्षस तो बैठा ही हुआ है, और वो राक्षस बैठा है तो वो अपने लिए शिकार खोजेगा ही खोजेगा। आपने इस दिशा में रोका, वो किसी और दिशा में खोजेगा। ये तक हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो जानवरों पर हिंसा थोड़ी कम कर दे और अपनी हिंसा की दिशा इंसानों पर ही मोड़ दे, या किसी और दिशा में मोड़ दे। मान लीजिए पेड़ों की ओर मोड़ दे, जंगलों की ओर मोड़ दे, मछलियों की ओर मोड़ दे, कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि जो किसी भी प्रकार की हिंसा कुछ नहीं देखती है, इंसान हो, पेड़ हो, दूसरे लोग हों, जो व्यक्ति जानवर के साथ बुरा होता है वो घर में अपनी बीवी को भी मारता है, अपने बच्चे को भी मारता है, वो समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों पर भी हिंसा करता है। वो हिंसा डज नॉट नो एनी लैंग्वेज और एनी स्पीशी। बट यू आर राइट कि हमें रूट कॉज पे हिट करना चाहिए कि इतना आक्रोश और हिंसा क्यों हो रही है। बट फ्रैंकली दैट्स वो एक ऐसा एरिया है जहाँ मुझे नहीं पता कि कैसे हम वो करें। तो हम तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम सब्स्टिट्यूट करें, कैसे हम कानून को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी जो पूरी लेजिस्लेचर है वो इंसान है, और इंसान माने इंसान का मन, जिस तरीके से वो सोचता है और जैसी उसकी चेतना है। तो जिन्हें नियम बनाने हैं वो इंसान, जो एग्जीक्यूटिव है आपने उनको नियम बना के दे दिया, पर कार्रवाई और अमल तो उनको करना है, वो भी इंसान। जैसे आपने कहा कि वो थाने वाले हंस रहे थे कि अरे क्या कुत्तों की भी करना पड़ेगी। उसके बाद जिन्हें जाकर फरियाद करनी है, कंप्लेंट लिखानी है, वो भी इंसान। वो कंप्लेंट ही ना लिखाएं तो उस पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो जब तक, और जिन जो राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं, जो कि मैं उनकी एनिमल राइट्स की बात कर रहा, जो कह रहे हैं कि साहब मेरा खाने का फ्रीडम है, मेरा ये है, मेरा वो भी इंसान। जब तक इनके मन को हम संबोधित नहीं कर रहे हैं तब तक फिर कहूँगा मुझे सोल्यूशन नहीं होगा, होलसम भी नहीं होगा। और जो हम बाकी सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम उन पर शायद निर्भर नहीं कर सकते। वो फिर वैसा ही होगा कि ह्यूमेन किलिंग ऑफ एनिमल्स। मैं इस फ्रेज़ को पढ़ता हूँ और हाँ, और मेरा खून बिल्कुल एकदम जमने लग जाता है कि ये किसी ने बोल कैसे दिया है कि जानवरों का मानवीय कत्ल, मानवीयता, इंसानियत के साथ जानवरों की हत्या, तुम क्या कह रहे हो? तो हम उस तरीके के फिर पाखंड में आ जाएंगे कि उसके पूरा ख्याल रखो और बड़े मानवीय तरीके से फिर उसकी गर्दन काट दो। तो जो आप कह रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ कि एक राइट्स अप्रोच तो है, बट वो एनिमल के प्रिज्म से नहीं, वो ह्यूमन के प्रिज्म से होना चाहिए। कि इसलिए मत कंपैशन अपने दिल में लाएं कि जानवर को ज़रूरत है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नॉच ऊपर करें और एक ऐसी लाइफ जिएं जिससे हम खुद भी ज़्यादा संतुष्टि और स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें और अपने एनवायरनमेंट को कम डैमेज करें, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। और उसमें एक विज्ञान और ज्ञान दोनों देखें। और अपने खुद के लिए जब हम कहते हैं कि अपनी ही बेहतरी के लिए जानवरों के साथ बेहतर व्यवहार करो, तो फिर ये पता होना भी ज़रूरी है कि अपनी बेहतरी निहित किस में है। कि मैं जो हूँ, मैं चीज़ क्या हूँ और वाकई कौन सी चीज़ है जो मुझे फ़ायदा देगी।